वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे यूजी सीयूटी एग्ज़ाम, पीजी सीयूटी एग्ज़ाम और यूपीएससी और यूपीपीसीएस। ये जो एग्ज़ाम हैं 12th के पेपर हो रहे हैं या बहुत से स्कूल में हो गए हैं। इसके बाद बहुत से लोग यूजी सीयूटी के लिए अपेयर होंगे, पीजी सीयूटी के लिए भी अपेयर होंगे। तो ये क्या कम्बिनेशन होना चाहिए उसको ध्यान में रखते हुए आज हम बहुत ही छोटे टाइम में आपको एक गाइड करने वाले हैं। जो नए स्टूडेंट है वो यदि अभी इस कम्बिनेशन को सेट कर लेंगे तो वे इंडिया की या पूरे वर्ल्ड की जो नंबर 1 जॉब है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ इंडिया, तो उसके लिए अपना बेसिक कैसे एक तैयार करें फाउंडेशन, उसके लिए आपका सिलेक्शन ही डिसाइड करता है कि आपका अच्छा रिजल्ट क्या होगा। दोस्तों, जो भी छात्र अभी सीयूटी एग्ज़ाम पीजी के लिए अपेयर हो रहे हैं, तो यदि आप बात करेंगे पॉलिटी की, तो पॉलिटिकल साइंस में यदि आप पीजी करते हैं तो उसमें ऑप्शनल आपका एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट माना जाता है। क्योंकि जो उसका सिलेबस है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ इंडिया का, वो ऑप्शनल से 50% ओवरलैप होता है। तो यदि आप पॉलिटिकल साइंस से पीजी करते हैं तो वो अच्छा ऑप्शन है। यदि आप ग्रेजुएशन में भी यदि आप पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट चूज करते हैं, वो भी अपने आप में एक आपके लिए बेनिफिट करेगा आने वाले टाइम पे। आप कितनी भी बड़ी जॉब क्यों ना कर लें, चाहे मेडिकल लाइन का हो, चाहे वो बहुत से लोग मेडिकल एमबीबीएस करने के बाद, एमडी करने के बाद यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में आते हैं, बाद में उनको सब यही सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। तो साथियों, क्यों ना अभी से फाउंडेशन स्ट्रांग किया जाए कि आने वाले टाइम पे सभी को एक विकास की मुख्य धारा में शामिल करके एक जो अच्छी जॉब का सपना है उसको तैयार किया जाए। तो इसी कड़ी में लेकर के एग्ज़ाम दोनों के फॉर्म रिलीज हो गए हैं, फिल किए जा रहे हैं। और इसके बाद हमारा जो पीसीएस का एग्ज़ाम होगा, फिर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम जो 28 मई को है, उसके लिए कुछ हम हाईलाइट देखे हैं जो कि इस साल के लिए इम्पोर्टेंट है। लास्ट बार हमने बजट में जो बताया था उसका उतना ही है। इसके बाद आपको जो भी डाउट हो आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके पूरे डाउट को रिजॉल्व करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं 1 बाय 1। पहला यदि हम बात करते हैं पॉलिटी में, तो पॉलिटी में जो सबसे ज़्यादा मुद्दा इस समय चल रहा था एक दो महीने से, लास्ट के इलेक्शन, पॉलिटिकल पार्टी को लेके बहुत इलेक्शन चल रहा है, डिस्प्यूट चल रहा था। तो जब भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई डिस्प्यूट होता है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में पहले जाता है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जो सिंबल डिस्प्यूट होता है, आप महाराष्ट्र का देखे होंगे कि किस तरह से महाराष्ट्र में वो पॉलिटिकल पार्टी थे टू गुट, एक जो शिवसेना पार्टी थी, एक नाथ शिंदे थे, उद्धव ठाकरे थे। तो एक ही सिंबल को उन्होंने ये अपना दावा किया कि ये हमारी पार्टी है, वो हमारी पार्टी है। लेकिन जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो उन्होंने बोला कि नहीं, सिंबल उनको अलॉट होगा। तो ये सिंबल का जो अलॉटमेंट होता है, ये किस बेस पे होता है, या पॉलिटिकल पार्टी किस तरह से दावा करती हैं कि यदि इसी तरह से बिहार की जो लोक जनशक्ति पार्टी है रामविलास पासवान की, वहाँ भी ऐसे हुआ था। तो इसके लिए हमको ये जानना होना चाहिए कि जो पॉलिटिकल पार्टी के जो मेंबर हैं, जैसे वहाँ का जो प्रेसिडेंट हो गया किसी पॉलिटिकल पार्टी का, जो फ्रैक्शन मेंबरशिप है, जिसके पास ज़्यादा लेजिस्लेटिव मेंबर होते हैं, पार्टी उसी की मानी जाती है। ये इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने इस बेस पे डिसाइड किया। अब पॉलिटिकल पार्टी का ये तो डिस्प्यूट चल ही रहा था, और इलेक्शन कमीशन ने, देखिए पहले से चल रहा था इलेक्शन कमीशन, देखो 1989 में ये सिंगल मेंबर बॉडी थी। इसके बाद इसको 2 साल बाद 1991 में मल्टी मेंबर बॉडी हो गई, 2 इलेक्शन कमीशन और अपॉइंट किए गए। और इसके बाद अभी रिसेंट में जो अपडेट आया है, एक PIL के इंफॉर्मेशन, उसका जवाब आया सुप्रीम कोर्ट से 10-20 दिन पहले कि इलेक्शन कमीशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशन का जो अपॉइंटमेंट होगा वो 3 मेंबर बॉडी होगी। एक उस मेंबर बॉडी में प्राइम मिनिस्टर होंगे, एक CGI होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, एक होंगे लीडर ऑफ अपोजिशन। पहली बार हिस्ट्री में हुआ है जहां पर इस बार इलेक्शन कमीशन के मेंबर को इस तरह से अपॉइंट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्शन कमीशन किसी पार्टी का नहीं होता, वो एक डेमोक्रेसी है। और उस
लिए उसके मेंबर का जो अपॉइंटमेंट होता है फेयर हो, इस वजह से लीडर ऑफ अपोजिशन का होना बहुत जरूरी है। होपफुली यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद यदि हम बात करते हैं तो इलेक्टोरल बॉन्ड की बहुत ही चर्चा रहती है। इलेक्टोरल बॉन्ड जब रिलीज होते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होते हैं? ये पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग प्रोवाइड करवाते हैं, और पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग के लिए एसबीआई जो पार्लियामेंट हाउस में जो ब्रांच है, उस ब्रांच में ही इसका इलेक्शन अकाउंट होना चाहिए। एसबीआई से ही आप परचेज कर सकते हैं। मिनिमम 1000 के इलेक्टोरल बॉन्ड जारी होते हैं, और इसके लिए जो करप्शन है उसके लिए, पॉलिटिकल पार्टी में करप्शन ना हो इसके लिए इलेक्टोरल बॉन्ड को लाया गया था। अच्छा, जब ये पार्टी का कोई स्प्लिट हो जाता है तो ऑर्गेनाइजेशन विंग और लेजिस्लेचर विंग में होती है, ये दोनों जब मिक्स होती हैं, जिसके पास जो विंग ज़्यादा पावरफुल होती है उसी में ही पार्टी का डिस्प्यूट रिजॉल्व होता है। तो यदि पार्टी का डिस्प्यूट कोई रिजॉल्व पाता है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिजॉल्व पाता है, ना कि सुप्रीम कोर्ट। ये पॉइंट यहाँ पे देखने वाली बात है। सिंबल के रिगार्डिंग डिस्प्यूट होगा तो वो अलॉटमेंट किसको होगा, तो वो तो देखो आपको रिजॉल्व हो गया सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन जो पार्टी जो स्प्लिट का जो मामला होगा, कौन पार्टी किसकी है, उसके लिए चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही रिजॉल्व करते हैं। होपफुली यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम आगे बात करते हैं कि नेम देम सेम देम। नेम देम सेम देम का मतलब क्या है कि जैसे आप किसी ऑफिस में काम करते हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, यदि आपके कंस्टिट्यूंसी में इलेक्शन है तो आपको निश्चित रूप से वहाँ से लीव मिलती है। आप जाके 1 दिन की छुट्टी मिलेगी, आप जाके वोट कास्ट करो। और लेकिन कुछ लोग लीव लेने के बाद भी वोट कास्ट करने नहीं जाते हैं, तो उसके लिए अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक रेगुल जारी किया है नोटिस कि आपका नाम नोटिस बोर्ड में लगाया जाएगा। आपको जो इंक लगती है उसको दिखाना होगा, और यदि आपके पास इंक नहीं है तो आपका नाम नोटिस बोर्ड में लगाया जाएगा। तो इससे क्या होगा, नेम देम सेम देम। तो ये ऐसे एक स्लोगन जारी किया, लेकिन इससे कुछ लोगों ने फिर अपोज किया, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसको अभी विड्रॉ कर लिया है। अब देखते हैं आगे क्या, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, जो डेमोक्रेसी है, वहाँ पे लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। आप देखते हैं कोई भी इलेक्शन होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें से वोटिंग परसेंटेज होता है 60%, 65%। तो इसी को दूर करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये बहुत सारे स्टेप उठा रहा है। अच्छा, इसके बाद ये डिस्प्यूट है एक कि आरोग्य सेतु ऐप। तो आपको मालूम होगा कि आरोग्य सेतु ऐप जो था, आरोग्य सेतु ऐप में क्या था कि आप कहीं कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होती थी कि आप जाते हो कि किसी को कोरोना है तो आसपास है तो वो अपनी ग्रीन येलो कलर अपने अपने दिखा देता था। लेकिन अब गवर्नमेंट ने बोला कि प्राइवेसी के लिए जो भी आरोग्य सेतु ऐप है उसको हम डिलीट करके उसका डेटा धीरे धीरे डिलीट कर रहे हैं, प्राइवेसी के, राइट टू प्राइवेसी के लिए। अब राइट टू प्राइवेसी के लिए डेटा डिलीट किया जा रहा है। अभी आपने हाल ही में सुना होगा H3N2 इन्फ्लुएंजा। H3N2 इन्फ्लुएंजा ये है, ये भी एक हांगकांग फ्लू है। ये इफेक्ट करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम को, और इससे क्या होता है, ह्यूमन, बर्ड्स और ममल्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। और अभी WHO ने इसको पैंडेमिक नहीं डिक्लेयर किया है, और ये इसके लिए एक ऐसा कोई ओस्टियोमोसिस कोई इंजेक्शन है उसको लगाया जाता है। लेकिन ये भी एक टाइप का कोरोना वायरस है, लेकिन इसमें कोई इसके सिम्टम्स 5, 6, 7 दिन तक रहते हैं, इसके बाद अपने आप चले जाते हैं। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं कि जो अभी पद्मा अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं कल परसों शाम को, तो पद्मा अवार्ड्स में बेसिकली क्या होता है, जो 26 जनवरी की इवनिंग में होता है उसको दिन वो डिक्लेयर किए जाते हैं 26 जनवरी के टाइम पे। अब उसमें ये होता है कि ये हाईएस्ट सिविलियन ऑनर होता है इंडिया का, और इसमें से ही इसकी जो यदि हम बात करते हैं कई कैटेगरी में होते हैं, पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, पद्म श्री, ये सब अवार्ड हैं। लेकिन इसमें से ये बात ध्यान रखने वाली है कि कई बार सस्पेंड किए गए हैं, गिवन एवरी टाइम बट इट्स सस्पेंडेड मेनी टाइम्स, ये याद रखने वाली बात है। अच्छा, फॉरेनर्स आर एलिजिबल बट नॉट, इसमें पद्म अवार्ड जो होते हैं जो फॉरेनर्स होते हैं वो भी एलिजिबल हैं, सिंपल सी बात है। और PSU और गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉय वो एलिजिबल नहीं है। होपफुली यहाँ तक क्लियर हो गया होगा।
आगे हम देखते हैं कि इसके बाद जो डिस्प्यूट चल रहा था, हाँ, ये जो एक आपने अभी देखा होगा कि जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी की बात हो रही है। पार्लियामेंट सेशन फिर से स्टार्ट हो गया है। अब जब पार्लियामेंट सेशन शुरू हो गया है तो उसमें से जो जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी जेपीसी, अडानी ग्रुप की जो इशू था कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी किस तरह से इंडिया के शेयर्स में प्रॉब्लम हुई, तो उसके लिए जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी बनाने की बात कर रहा था अपोजिशन। तो अब देख लेते हैं कि जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी क्या होता है। जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी में बेसिकली मेंबर होते हैं, एडहॉक कमेटी होती है, स्पेसिफिक पर्पज के लिए बनाई जाती है। लेकिन ये बात याद रखने वाली बात है कि जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी की जो डिसीजन होते हैं, जो रिपोर्ट होती है, वो बाइंडिंग नहीं होती गवर्नमेंट पे, ये जरूर याद रखना है, ठीक है। अच्छा, इसमें से होता क्या है कि दोनों मेंबर होते हैं, लोकसभा के भी मेंबर होते हैं, राज्यसभा के भी मेंबर होते हैं। ये स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए क्रिएट की जाती हैं। फर्स्ट टाइम ये नहीं हो, कंपोजिशन फर्स्ट टाइम में डिपेंड ऑन द रेजोल्यूशन ऑफ हाउस के ऊपर डिपेंड करता है, पूछ हाउस। बस इसमें ये याद रखना, जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी की जो रिकमेंडेशन होती है वो बाइंडिंग नहीं होती हैं। इतना हमारे लिए सफिशिएंट है। अच्छा, इसके बाद यदि देखें और जो इशू हैं, तो डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोसीजर्स, आपने डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी का नाम सुना होगा, डॉक्ट्राइन ऑफ एसेंशियलिटी का नाम सुना होगा। और इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट में के जो केसेस थे उसमें भी ये लोकसभा और राज्यसभा में जो सीट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है 1/10 मतलब कोरम, उसके बेस पे किया जाएगा। नेसेसिटी का मतलब यही है कि मिनिमम क्या होना चाहिए, ठीक है। और डॉक्ट्राइन ऑफ एसेंशियलिटी में बेसिक एसेंशियल टू द इंटीग्रल ऑफ द रिलीजन, कि हमारे जो रिलीजन के लिए क्या एसेंशियल है। और नेसेसिटी का मतलब है कि मिनिमम हमारे पास कोरम के कितना होना चाहिए, 1/10 होना चाहिए। इतना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, दूसरा पॉइंट जो हमारे लिए है कि ये है कि कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमें याद रखने हैं इस साल के लिए, एग्जाम के लिए, जो यूपीएससी के लिए हैं, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कोलिजियम अपॉइंटमेंट होता है जजेस के लिए, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो बताया ही, चीता प्रोजेक्ट से यहाँ से भी 100% क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, COP27 है, इसके लिए भी बैटल ऑफ सराय घाट है जो ब्रह्मपुत्र रिवर है अहोम किंगडम के ऊपर, ये भी हमारे लिए है। 5G सर्विसेज के लिए इम्पोर्टेंट 5G सर्विसेज हैं। और रीजनरेटिव एग्रीकल्चर है, मिलेट्स है। और प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ है, प्रेसिडेंट इलेक्शन मूनलाइट्स है। G20 प्रेसिडेंसी है, पॉस्को एक्ट है। पॉस्को एक्ट का इंपॉर्टेंट है क्योंकि 10 ईयर कंप्लीट हो रहे हैं, 2013 से 2023 में 10 ईयर कंप्लीट हो रहे हैं। भारतनाट्यम में ओल्डेस्ट फेमस डांसर की डेथ हुई है, इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। NFSA है, नेशनल फूड सर्विस एक्ट जो है, सिक्योरिटी एक्ट है, उसके भी 10 ईयर कंप्लीट हो रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसके बाद इंडिया प्लान टू इरेडिकेट मीजल्स रूबेला 23, तो इसके लिए से ये है। और ला नीना ईयर है 2023 है। वैक्यूम सत्याग्रह के 100 ईयर कंप्लीट हो रहे हैं, इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। और शुगर इंडस्ट्री माइल्स के लिए फूड सेक्टर्स के एनर्जी सेक्टर में ये है। इजिप्ट 75 ईयर है क्योंकि इजिप्ट के भी 75 ईयर, जैसे इंडिया के 75 ईयर कंप्लीट हुए हैं, इंडिपेंडेंस के इजिप्ट के भी कंप्लीट हुए हैं। तो वहाँ से इंडिया के इजिप्ट से रिलेशन है, इजिप्ट की जो बाउंड्री कंट्री है उसके लिए है, हमें देखना पड़ेगा। T1 सेटलमेंट होता है जो 24 आवर और 24 आवर में हो जाता है। T2 सेटलमेंट होता है तो नेक्स्ट 24 आवर में हो जाता है, चाइना के रेफरेंस में बात की गई है। तो ये थे कुछ पॉइंट जो चैप्टर जो हमें देखना है, इनको छोड़ना नहीं है। 20 यूपीएससी के लिए, पीटी के लिए। मनी मल्टीप्लाई तो मैंने आपको बता ही दिया। और जो यदि आपको ऐसे बात करें कि WPA एक्ट में जो हैं, हालांकि अमेंडमेंट हुआ, अभी वो बिल पास नहीं हुआ, एक्ट नहीं बना, अभी हाउस में है, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंजेस हुए हैं, तो उससे क्वेश्चन तो आएगा नहीं, लेकिन फिर भी वो न्यूज में था तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इंडोनेशिया जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप है, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और फर्स्ट मोबाइल कोलिजन तो COP26 में है, ये है। PBGT वाला तो चैप्टर हमारे लिए इम्पोर्टेंट ही है क्योंकि इस बार ट्राइब्स से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, मैंग्रोव है। और
मेश टेक्नोलॉजी है, क्रायो मेश टेक्नोलॉजी जो मैंग्रोव्स के लिए, कोस्टल एरिया, कोस्टल रिलीफ के लिए ओलियो रेडली टाइटल भी हमारे लिए हो जाता है। तो ये चैप्टर थे जो कि जहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हम नज़र बनाए हुए हैं और देख रहे हैं। होपफुली इतना आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद भी तैयारी करिए। जिन लोगों को पीसीएस भी देना है वो लोग ओनली पीसीएस देना है तो ओनली पीसीएस में फोकस करें। जिन लोगों को पीसीएस और यूपीएससी दोनों देना है तो वो सिर्फ यूपीएससी के लिए फोकस करें, क्योंकि 14 को एग्ज़ाम उसका है और 28 को उसका है। तो आप लोग एक बैलेंस बना के चलिए। और जो सीयूटी पीजी वाले स्टूडेंट हैं, जैसे ही फॉर्म फिल करें इसके बाद अपने एग्ज़ाम के लिए लग जाएं। और दोनों को कॉम्बिनेशन के लिए आप यदि एग्ज़ाम देंगे पीजी सीयूटी का तो उसमें ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जैसे आईएएस लेवल में आते हैं क्वेश्चन। तो आपको कहीं ना कहीं फोकस आप बड़े टारगेट को ही करना पड़ेगा, तभी आपका छोटा टारगेट अचीव होगा। तो दोस्तों, आई थिंक मैंने अपनी इंफॉर्मेशन शेयर किया है। यदि आपको कोई इसमें डाउट हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, और जो भी हमारे लेवल पे होगा आपको जरूर सलूशन प्रोवाइड करवाएंगे। थैंक यू।